हेलो दोस्तों, आज 28 जुलाई करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज हमारे इस प्रोग्राम में ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, यूएन से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक से रिलेटेड और भी कई हमारी इलेक्ट्रॉनिक आईटी कंपनी से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण खबरें मैंने इसमें कंपाइल की हैं, जिसमें आप लोगों को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के लिए भी और अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और इनको आप लोगों को केवल खबर नहीं मानना चाहिए, बल्कि मानना चाहिए कि ये वो न्यूज़ है जहां से यूपीएससी सीधे-सीधे प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कंपाइल करके आप लोगों को डिस्कस करने का प्लान बनाया है, जिससे कि साथ के साथ क्लास में आपका चीज़ें याद हो सके। तो चलिए, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और 2027-28 के लिए टारगेटेड इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है मेरे, जिनको इस क्लास की पीपीटी चाहिए तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए और क्लास की पीडीएफ और पीपीटी यहां से आपको मिलती रहेंगी। कभी कई सारे करंट अफेयर के प्रोग्राम भी मिलते रहेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा इसके थ्रू। देखिए, अब मैंने जैसे कहा था कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज भी है, तो सबसे पहला आपका जीएस 3 एनर्जी सिक्योरिटी और ज्योग्राफी दोनों से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महानदीय अपतट बेसिन में समुद्र मंथन प्रोग्राम। यस, अब ये समुद्र मंथन प्रोग्राम क्या है? महानदी आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये उड़ीसा का पूरा कोस्टल एरिया है। महानदी का बेसिन है, ये रहा डीप वाटर। ओएनजीसी ने समुद्र मंथन मिशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह मिशन किसका है, के तहत महानदी अपतटीय बेसिन में डीप वाटर ड्रिलिंग शुरू की है, यानी कि जमीन के अंदर गहरी खुदाई शुरू की है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद खास है। अब कहोगे ऐसा क्या है यहां पर जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हो? तो आपको बता दें कि सरकार ने 99% नोगो क्षेत्रों को वाणिज्यिक खोज खोज के लिए खोल दिया है। यानी कि ऐसे 99% क्षेत्र थे जिनको नोगो का कंसेप्ट दिया गया था, लेकिन अब उनको वाणिज्यिक खोज के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि इस बेसिन में लगभग 3000 मीटर की गहराई तक तेल और गैस के विशाल भंडार का अनुमान लगा है। इसीलिए और भारत की 90% कच्चे तेल की आयात निर्भरता को कम करना है। इसलिए हम अपने देश में प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी तेल गैस के भंडार हैं उनकी हमको आइडेंटिफिकेशन हो, उनको हम और एक्सप्लोरेशन कर सकें और अपनी जरूरत जो है उसको हम अपने घरेलू स्तर पर पूरा करें, ना कि आयात पर, क्योंकि विदेशी मुद्रा भी देनी पड़ती है और इस समय आप समझ ही रहे हैं कि कितना हमारे यहाँ वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे भारत में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। अब बात आती है महानदी बेसिन और उसके हाइड्रोकार्बन के बारे में। महानदी बेसिन भारत का फ्रंटियर हाइड्रोकार्बन बेसिन है। प्राचीन नदी के अवसादों से यह तेल का निर्माण हुआ है। यस, ये अब इसमें बात आती है नदी क्षेत्र कहां है। देखिए, आपकी महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये महानदी उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, छत्तीसगढ़ के किनारे से निकलते हुए। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ, अन्य है हंसदेव, मांड, जोंक और तेल रिवर। इनको आप लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस पर कौन सा बांध है यह भी आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध और गंगरेल बांध इसी नदी पर स्थित हैं। हीराकुंड बांध तो आप लोग जानते हैं, लेकिन गंगरेल बांध आप नहीं जानते, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपकी सहायक नदियां, हंसदेव, जोंक, शिवनाथ, आपकी तेल नदी, ये हीराकुंड है और उसके आगे सिहाबा है। ये रहा, ये इस तरीके से सिहाबा से निकलती है, हीराकुंड बांध है, इसमें गंगरेल बांध भी है। इसका डेल्टा भितरकणका मैंग्रोव और चिल्का झील के पास उपजाऊ क्षेत्र बनाता है। ये रहा, ये पूरा का पूरा, ये इसका डेल्टा है। पर्यावरण दृष्टिकोण से गहरे समुद्र में ड्रिलिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का आकलन जरूरी है, क्योंकि भाई ड्रिलिंग करेंगे तो वहां पर जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं उसको हार्म होने का डर है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी विदेशी आयात घटाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यानी कि अपने देश के स्तर पर चीज़ों को ओपन करके देखना, खोलना और उनको एक्सप्लोर करना। ये हमारे इम्पोर्ट को कम कर सकता है, उसकी दिशा में एक कदम है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए, होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गए हों। इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इनसेट 3D आर, आपकी सैटेलाइट के बारे में और मानसून ट्रैकिंग। इनसेट 3D आर एंड मानसून ट्रैकिंग का एक कंसेप्ट है। इसरो के इनसेट 3D आर, इनसेट बोले तो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, जो 3D आर सैटेलाइट ने भारत के लगभग 60 से 70% हिस्से पर घनी बादलों की तस्वीरें ली हैं, जो सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून को दर्शाता है कि भाई ये रहा आपका इस तरीके से। तो ये आपका ये है कि लगभग भारत के 60 से 70% हिस्से पर मानसून छाया हुआ है। ठीक है ना? अब खास बात क्या है, हमें ना मानसून को जानना है ना किसी को जानना है, हमें तो बस इनसेट 3D आर की बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करनी है। मौसम विभाग आईएमडी हर 15 मिनट में इससे डाटा प्राप्त करता है, भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी करता है, नंबर एक। नंबर दो, क्लाउड टॉप टेम्परेचर और जलवाष्प को मापने में यह सक्षम है। यानी कि ये क्लाउड का कितना डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर क्या है, कितनी बारिश हो सकती है, कितना उसके अंदर पानी की स्थिति है, वो सारी चीजों को मेजर कर सकता है। 2016 में जीएसएलवी F-05 के द्वारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ये घूमता है, एक ही जगह पर ये स्टेबल रहता है, इसलिए किसी भी चीज को प्रॉपरली मेजर कर पाता है। तो ये ज्योग्राफी और जीएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों से आपके जुड़ा हुआ है और आपदा प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है। अब ये बादलों का तापमान और तूफान और तमाम तरह की चीजों को कैसे करता है? देखिए सैटेलाइट क्या करता है, इंफ्रारेड तकनीक से बादलों के ऊपरी हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, उसका तापमान नापने की कोशिश करता है, जिससे तूफान की तीव्रता का सटीक पता चलता है। अगर आपके सीसीडी कोल्ड क्लाउड टॉप्स जिसे हम कहते हैं, ट्रोपोस्फियर में जितने ऊंचे बादल उतना तापमान कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है। यह क्यूमुलोनिम्बस और भारी बारिश का संकेत होता है। ये रहा क्यूमुलोनिम्बस, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, और इसका मतलब भारी बारिश हो सकती है। गर्म बादल है डब्ल्यूसीटी, ये उथले हुए बादल होते हैं जो हल्की बारिश या साफ मौसम का संकेत देते हैं, जो छितरे छितरे से चले जाते हैं। ये रहे आपके छोटे 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 छितरे छितरे हैं। तो इस तरीके से अगर गर्म बादल है तो बारिश की संभावना कम है, ठंडे बादल हैं और इस तरीके से डेंसिटी इनकी ज्यादा है तो भारी बारिश की संभावना है। इनसेट 3D आर रात में कोहरे और समुद्र सतह के तापमान की सटीक ट्रैकिंग कर सकता है कि कोहरा कितना है, टेम्परेचर क्या है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत में मानसून पूर्वानुमान और चक्रवात प्रबंधन की हमारे यहां एक तरीके से बैकबोन की तरह है ये। यस, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके कौन सा बादल भारी बारिश करता है, कुमुलोनिम्बस। ध्यान रखना, स्ट्रेटस नहीं करता है, स्ट्रेटस तो केवल साफ मौसम का संकेत देता है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे और ये उन्हीं को मेजर करता है। एक है यूएन से जुड़ी हुई खबर आप लोगों के लिए, ओके, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई है। यूएन सिट्रल की 60वीं वर्षगांठ। अब ये यूएन सिट्रल क्या है? देखिए, अभी हाल ही में भारत ने भारत में नई दिल्ली में यूएन सिट्रल, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, ट्रेड लॉ कमीशन, ये रहा, ध्यान रखना कि 60वीं वर्षगांठ का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ग्लोबल साउथ के हितों पर जोर दिया गया। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग। इसकी स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत 1966 से लगातार इस आयोग का सदस्य है और इसमें 8 देशों में से एक है, यानी कि इसके कंटिन्यू आयोग का सदस्य बनने वाला रहने वाला भारत 8 देशों में से एक है, कंटिन्यू बना हुआ इसका सदस्य। तो यह है कंसेप्ट, ओके, तो ये समझ लीजिएगा। तो भारत, वियना, ये रहा आपके। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत ज्यादा देश नहीं है, गिने चुने कुछ देश हैं, लेकिन आयोग का भारत जो है
8 जो परमानेंट सदस्य हैं उनमें से एक है। ओके, अब वैश्विक व्यापार कानून का कंसेप्ट यहां पर क्यों आया, कैसे आया? तो देखिए, इसका उद्देश्य है दुनिया भर के वाणिज्यिक कानूनों में समानता और सामंजस्य लाना, कि भाई अलग अलग देशों के आपके अलग अलग कानून होते हैं, व्यापार कानून होते हैं, उनके बीच में एक यूनिटी, एक कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन बनाना है, हार्मोनाइजेशन डेवलप करने की कोशिश करनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, ई कॉमर्स और दिवालियापन के लिए भी मॉडल कानून बनाता है। बनाता है ये, कि भाई किसी देश में कोई समस्या होती है तो ओके, चलिए ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, भारत की मांग है कि वैश्विक व्यापार प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक और विकासशील देशों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि विकसित देश तो भाई विकसित देश है। तो ये आप क्या समझ सकते हो कि स्थिर कानून ढांचा विदेशी निवेश और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जितना ही महत्वपूर्ण है। जितना आप निवेश को बढ़ावा देते हैं, जितना आप सप्लाई चेन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जितना आप बुनियादी ढांचे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है इसमें यूनिसेक्टरल मॉडल क्या है? लॉ ऑन आर्बिट्रेशन 1985 है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 इंडिया में बना दिया गया। लॉ ऑन ई कॉमर्स 1996 में बनाया गया, भारत में इसके लिए आईटी एक्ट 2020 बना दिया गया। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है, तो हमारे यहां आईबीसी 2016 बना दिया गया। ये रहा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 बना दिया गया। तो जैसे जैसे यहां पर कानून बने हैं, वैसे वैसे हमारे यहां भी भारत सरकार ने कानून बनाए हैं, उसी को नियमों को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो एवरीवन, यूनिसेट्रल क्लियर? अब इसमें आता है नंदन नीलकणी। पेपर लीक तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्यों भाई? पेपर लीक तो सुना होगा ना? यस। उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स बनाया है, हाई पावर टास्क फोर्स, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नंदन नीलकणी। यस, पेपर लीक और परीक्षा विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली एनटीए को पारदर्शी बनाने के लिए संदर्भ सरकार ने नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें 6 सदस्य शामिल किए गए हैं। ये 6 सदस्यीय बहुविषयक समिति है। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी जैसे लोग शामिल हैं इसमें। इसका उद्देश्य तकनीक आधारित तो लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली को बनाना। यह आपके जीएस पेपर 2 गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। बिल्कुल लीक प्रूफ, कि कहीं किसी तरीके से कुछ भी ना हो जाए, उसके लिए बनाया गया है। इस टास्क फोर्स का लक्ष्य है एंड टू एंड टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर के माध्यम से परीक्षाओं को 100% सुरक्षित बनाना है। अब इसमें कंडीशन क्या है? डिजिटल सुरक्षा देना, प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर के रिजल्ट तक इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन का उपयोग करना, बायोमेट्रिक ऑडिट, परीक्षा केंद्रों पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन को डेवलप करना, संरचनात्मक सुधार, एनटीए में स्थायी तकनीक कैडर का निर्माण कर आउटसोर्सिंग को कम करना, क्योंकि यहां पर उनका अपना कोई परमानेंट कैडर था ही नहीं। कानूनी दृष्टिकोण, यह समिति हाल ही में पारित पब्लिक एग्जाम एक्ट 2024 के साथ मिलकर काम करेगी। यह है आपकी सारी चीजें। तो 4 चीजों पर फोकस किया जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्यों भाई, क्लियर हो रहे कि नहीं? मैं देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इनको सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं और इनको नोट करेंगे। ये बहुत जरूरी है। यूपीएससी इनमें कैसे कैसे किस किस तरीके से क्या क्या काम करेगा करता है, ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड करता हूं, और इसी के बिहाफ पर मैं एमसीक्यू रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप उनके ट्रैप को और उनके की पॉइंट को समझ पाए कि यहां से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, नोट्स बना लीजिए। ये रजिस्टर आपके लिए बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। अभी आपको इसकी अहमियत नहीं पता चलेगी, अहमियत पता चलेगी जब एग्जाम नजदीक आने वाला होगा, तब आप रिवीजन करने की कोशिश करोगे, तब आप कहां से लाओगे, कैसे करोगे, कितने लेक्चर देखोगे। एक है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के, मीराबाई चानू को कौन नहीं जानता, और राष्ट्रमंडल खेल। देखिए, अभी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, लगातार मीराबाई चानू ने। ठीक है ना? खैर कोई दिक्कत नहीं।
उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार 190 में नए राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाए हैं। चांदबम ऋषिकांत सिंह ने भी 60 किलोग्राम बर्फ में रजत पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग में पिछले 3 खेलों में भारत को 33 पदक मिले हैं। मेरा उद्देश्य इनको बताना नहीं है, ये तो हो गया और ये लिस्ट आएगी जब कॉमनवेल्थ खत्म हो जाएंगे, पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। मेरा उद्देश्य है कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के। कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में शुरू हुए थे। इसमें पैरा एथलीटों के मेडल भी मुख्य तालिका में गिने जाते हैं। पैरा एथलीट मतलब जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको कहा जाता है, उनके भी इसी मुख्य तालिका में गिने जाते हैं। नंबर 1। दूसरा, संविधान की 7वीं अनुसूची में के तहत खेल राज्य की सूची में आता है, यह ध्यान रखना। केंद्र की भूमिका, केंद्र कूटनीति, राष्ट्रीय टीम का चयन, एंटी डोपिंग नियम केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक टॉप्स पहल योजना शुरू की है। ये रहा, एथलीटों को सीधे वित्तीय प्रशिक्षण सहायता, एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये उन्होंने शुरू की थी। टॉप्स, TOPS, ये रहा, ठीक है ना। इसके तहत आपको किया जाता है कि भाई आप टॉप आइए, आपको वित्तीय प्रशिक्षण सहायता इसके माध्यम से आपको मिलेगी ही मिलेगी। संवैधानिक दृष्टिकोण, खेलों का वित्तीय प्रशिक्षण सहायता टारगेट ओलंपिक पोडियम इसकी से मिलता है, ये रहा। और संवैधानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो एक चीज और है, खेलों का जमीनी विकास राज्य की जिम्मेदारी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व केंद्र का विषय है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैंने कहा कि 1930 से शुरू हुए। अगर इसमें और जानना है कि राष्ट्रमंडल खेल कब से शुरू हुए, भारत में कितनी बार हुए, भारत ने इसमें सबसे ज्यादा पदक कब जीते, ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। या भारत में सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ में किस खिलाड़ी ने और किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इतना आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं बना ही दूंगा क्वेश्चन। एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति और FCNRB डिपॉजिट्स। अब FCNRB डिपॉजिट्स क्या है? RBI के गवर्नर ने यह अभी हाल ही में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना उनकी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही FCNRB डिपॉजिट के जरिए लगभग 32 बिलियन का विदेशी निवेश भी भारत आया है। यस, 32 बिलियन का विदेशी निवेश। RBI ने रुपए को स्थिर रखने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए रियायती स्वैप विंडो दी थी। ये स्वैप विंडो, गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारतीय रुपया ओवर वैल्यूड नहीं है, यानी कि जबरदस्ती उसकी कीमत कम नहीं है। RBI केवल बाजार की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। जब बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता हो तो ही वो इंटरफेयर करता है, अदरवाइज RBI कभी भी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करता। वो वॉच करता है, सारी चीजों को समझता है, और जब लगता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, अनकंट्रोल होने वाली है, तब इंटरफेयर करके उसको कंट्रोल कर लेता है। ये RBI का रोल है। ये इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, NRI डिपॉजिट्स को समझने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, $32 बिलियन किसके थ्रू आया है? आपकी करेंसी, जो आपकी करेंसी स्वैप पॉलिसी है उसके थ्रू। अब इसमें देखा जाए तो FCNRB का कंसेप्ट क्या है, FCNRB खाता है क्या? देखिए, FCNRB क्या है कि अनिवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा में खोला जाने वाला एक फिक्स डिपॉजिट है, FD है। ये एक तरीके से फॉरेन करेंसी नेशनल का जो है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि FCNR में विदेशी मुद्रा जमा होती है, इसमें रिस्क 0 होता है एक्सचेंज रेट का, जिस मुद्रा में उसी मुद्रा मिलेगा। 100% टैक्स फ्री है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो भी आप FD करोगे एक तरीके से वो आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से संभव है प्रत्यावर्तन, रेपिट्रेशन, आप चाहो तो जब चाहो तो वापस लेके जा सकते हो, पूरी तरीके से फुल्ली, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन NRE अकाउंट जो होता है, NRE, ठीक है ना, या NRO जो होता है, इसमें इंडियन रुपी में जमा होता है। इसमें जमाकर्ता का रिस्क होता है दोनों में। ये वाला जो NRE जो होता है ये टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये टैक्सेबल होता है, NRO टैक्सेबल होता है। इसमें क्या है कि आपका रिपीटेशन वापसी जो है पूरी तरीके से संभव है, लेकिन इसमें प्रतिबंधित है NRO में। तो इन दोनों FCNRB। अब इसमें जब हमने विदेशी मुद्रा में ही पैसा जमा करवाया तो हमारे पास सीधा सीधा फॉरेन करेंसी आ गई, बोले जब चाहो तो ले जाके जा सकते हो। इस तरीके से हमारे यहाँ विदेशी
मुद्रा आई है $32 बिलियन। ये रही, ठीक है, ये है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, नासा का प्रैक्सिस मिशन। अब कहोगे सर ये आप बनाते कहां से हैं? ये वो हैं बेटा जो न्यूज़पेपर में आप लोग की आंखें से बच जाती हैं। प्रैक्सिस, नासा ने ग्रहों के छल्लों प्लेनेटरी रिंग्स की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित प्रैक्सिस मिशन के कंसेप्ट को फंडिंग के लिए चुना है। यानी कि जो ग्रहों के बाहर जो छल्ले होते हैं उनको एआई के माध्यम से स्टडी करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए जो प्रैक्सिस मिशन है उसको फंडिंग करने के लिए नासा ने सपोर्ट किया है। यह नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट एनआईएसी प्रोग्राम के तहत चुना गया है। एक नंबर 2, आज तक किसी भी अंतरिक्षयान ने शनि के छल्लों के कणों को सीधे छुए या सैंपल भी नहीं लिया है। अभी तक किसी ने सैंपल नहीं लिया उनके कणों का। इस मिशन का उद्देश्य छल्लों के निर्माण और उनमें मौजूद कणों के रहस्य को सुलझाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कि भाई इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका फॉर्मेशन क्या है, इनके कंपोजिशन क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो ये है आपका GS3, आपका एआई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ। तो ये आपका इस तरीके से पकड़ेगा, इसका वो करेगा और सारी चीजें आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ऑटोनोमस स्पेस सैंपलिंग क्या है? यह पृथ्वी और बाहरी ग्रहों के बीच रेडियो सिग्नल में 1 से 3 घंटे की दूरी होती है, इसलिए प्रैक्सिस पूरी तरीके से एआई संचालित ऑटोनॉमी पर निर्भर करेगा। भाई 3 घंटे की देरी हमको नहीं करनी है। टच एंड गो, यानी छल्लों के किनारे पर मंडराएगा, बिल्कुल इसके किनारे पर मंडराएगा। रोबोटिक आर्म का उपयोग करके कणों को पकड़ेगा, जैसे ये पकड़े हुए हैं, ये रहे, इनके कणों को पकड़ लेगा, बिल्कुल यहीं पे घूमेगा और उसके जो कण हैं बाहर के इनको पकड़ लेगा और पकड़ करके फिर एआई के द्वारा उसका पूरा डिसेक्शन करेगा। वह दूरी जहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, रोश लिमिट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को तोड़कर छल्लों में बदल देता है। किसी भी चंद्रमा को, सैटेलाइट को तोड़कर छल्लों में बदल देता है, उसको हम रोश लिमिट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस का ध्यान रखिएगा। बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स, कणों को सुरक्षित पकड़ने के लिए जानवरों के अंगों जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सूंड जैसी, ये जैसे निकलेगी ये इसको पकड़ेगा, बिल्कुल। यह मिशन कम्युनिकेशन डिले की चुनौती को एआई के माध्यम से हल करने की कोशिश करता है, यानी कि बिना डिले सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आपके पास आ जानी चाहिए। तो यह कंसेप्ट इसके अंतर्गत है। इसी में एक टॉपिक और है, बिट चैट ऐप पर प्रतिबंध। बोले ये क्या है? बैन ऑन बिटचैट ऐप बाय I4C। अभी गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने गिट हब को ओपन सोर्स बिटचैट ऐप का कोड हटाने का आदेश दिया है कि ये गिट हब को कि भाई आप अपना बिटचैट ऐप का कोड हटाइए पूरी तरीके से। एक्चुअली में ये ऐप क्या है? एक सर्वरलेस ऐप है और बिना मोबाइल नंबर के ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पर काम करता है। ब्लूटूथ से सीधा, इसमें कोई नंबर वंबर नहीं होता, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। सरकार का तर्क है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन से कानूनी जांच और ट्रैकिंग असंभव हो जाती है, इससे पता ही नहीं चलता कि इसमें हो क्या रहा है। आदेश का पालन न करने पर गिटहब अपना सेफ हार्बर बचाव खो सकता है, जो उसकी अपनी कंसेप्ट है। तो ये रहा, तो ये इसमें ब्लूटूथ के थ्रू जो आपस में कनेक्टिविटी होती है उसको बैन कर दिया गया है, करने का आदेश दिया गया कि इसको बैन कर दीजिए। I4C ये रहा, ये रहा। अब मैश नेटवर्क और सेफ हार्बर का कंसेप्ट इसको समझ लीजिए। बिटजेट जैसे ऐप जो हैं इंटरनेट बंद होने पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये डिवाइस टू डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं ब्लूटूथ से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। अब आपका नेट हो या ना हो, ये काम करते रहेंगे, आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। IT एक्ट धारा 79 मध्यस्थ जैसे गिटहब को सरकार के नोटिस पर गैर कानूनी सामग्री हटानी होती है, अन्यथा कानूनी छूट जो मिलती होती है वो खत्म हो जाती है। इसी को कहते हैं सेफ हार्बर। जो कानूनी छूट मिली होती है उनको, वो बंद हो जाएगी। कानूनी विवाद, आलोचकों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के समानुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी को समान
अधिकार मिलने चाहिए, वो गलत है। सुरक्षा के दृष्टिकोण बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऐसे ऐप कानून व्यवस्था बिगड़ने के दौरान हथियार बन सकते हैं। इसका कोई भी मिसयूज हो सकता है देश विदेश में कहीं पर भी। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक निजता, प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ठीक है भाई ना, आपके नागरिकों की निजता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी तो है। तो ये है, जैसे व्हाट्सएप है, इंटरनेट और सर्वर यूज जरूरी है, मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कानूनी ट्रैकिंग संभव है, लेकिन मैसेज जो बिटचैट जो होते हैं इंटरनेट के बिना चलते, पूरी तरह अनाम होते हैं, ट्रैकिंग अत्यधिक कठिन है कि कौन कौन किस किस के पास है। ये इसका कंसेप्ट है। अब बताइए आज का ये टॉपिक, आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये ध्यान रखिएगा, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। और एक चीज और मुझे बताना है आप लोगों का कि मैं आपके थर्सडे को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, हिस्ट्री के या इकोनॉमी के या किसी और मुद्दे पर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस मुद्दे पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करूं। मैं आपका सजेशन का इंतजार रहेगा मुझे। धन्यवाद।